स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो इससे जो पहले वाला हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कंसिस्टेंसी इंडेक्स को, लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में, और उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। तो आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है यहाँ पे, तो आज हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के बारे में। तो यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड हैं कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, इनके बारे में डिस्कशन रहने वाली है। इनके बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में क्या डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें हम लोग सॉइल को क्लासीफाई करेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IM पे लिख रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है टफनेस इंडेक्स रहने वाला है। तो टफनेस इंडेक्स भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। और लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग किसके बेसिस पे, लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। तो ये आज के हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो वन बाई वन करते हैं स्टार्ट इनको। सबसे पहले हमारा क्या है, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड। अब कन्फाइंड और अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं कन्फाइंड की बात करूं तो अगर मेरे पास कोई क्या है, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल। अगर इस सॉइल सैंपल को मैंने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है ऑल साइड से, चारों साइड से हमने ये सॉइल सैंपल को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, बाउंड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल लूँगा, जो मेरा सॉइल सैंपल है वो कौन सा सैंपल है, कन्फाइंड सैंपल है। तो ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैंने बोली है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मेरा कोई क्या है, सॉइल सैंपल है, और इसको मैंने क्या कर रखा है, जो सॉइल सैंपल है इसको मैंने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। होल्ड और क्या कर रखा है, इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बाउंड कर रखा है, बांध के रखा हुआ है मैंने इसको कि ये सॉइल कहीं ना जाए। ठीक है, बाउंड फ्रॉम कौन सी वाली साइड से, यहाँ पे फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल साइड्स या फोर साइड जो भी बोल सकते हो आप इसको। तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, हमारा ये सैंपल कौन सा हो गया, कन्फाइंड सैंपल हो गया। यहीं पे अगर हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल, अब ये जो हमारे पास सॉइल सैंपल है, यहाँ पे एक सॉइल सैंपल बना लेते हैं इसी तरीके का। मैं फ्लो चार्ट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इस तरीके से इजीली आपको याद हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट होल्ड या बाउंड फ्रॉम साइड्स, ये क्या है, नॉट होल्ड। इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, नॉट होल्ड और बाउंड कर रखा है। अगर हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है जिसको हम लोगों ने सॉइल को होल्ड करना या बाउंड करने की बात है नहीं कर रखा है हमने, उसको हमने यो बांध के नहीं रखा हुआ है सॉइल को, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, सैंपल कौन सा है, अनकन्फाइंड सॉइल सैंपल है, नॉट होल्ड और बाउंड। लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उस सैंपल को हम लोग क्या बोल लेंगे, अनकन्फाइंड बोल लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस जो था यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। जो सॉइल सैंपल को हम लोगों ने बांध के रखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फाइंड सॉइल सैंपल बोलते हैं। और जो हमारा सॉइल सैंपल जो है हम लोगों ने बांध के नहीं रखा होता है, फ्रीली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टॉपिक डाल लेंगे यहाँ पे। इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए ये दोनों टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, इसको हम लोग डिनोट करते हैं UCS से, UCS से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, सॉइल सैंपल है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल ले लिया मैंने। ये कौन सा सॉइल सैंपल है, ये क्या है, सॉइल सैंपल है।
हमारे पास क्या है, ये एक सॉइल सैंपल है, इधर लिख देता हूँ बीच में मैं सैंपल। अब ये जो हमारे पास सॉइल सैंपल यहाँ पे है, ये कौन सी कंडीशन में है, अनकन्फाइंड कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में अनकन्फाइंड में, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि क्या अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड का मतलब क्या है, ये चारों तरफ से बाउंड नहीं है। अब अगर इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड अप्लाई करता हूँ, लोड अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो मैं कोई लोड अप्लाई कर रहा हूँ, पी क्या है हमारे पास यहाँ पे लोड है, लोड को अप्लाइड करता हूँ, किसमें अप्लाई करता हूँ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी उसको मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ रही है। क्या बोला मैंने, हमारे पास एक सॉइल सैंपल है, कौन सा सॉइल सैंपल है, अनकन्फाइंड सॉइल सैंपल है। अगर इसके ऊपर मैं लोड लगाता हूँ पर यूनिट एरिया, तो इस सैंपल को जब ये सैंपल फेल करेगा, ठीक है, तो जो हमारे पास उस टाइम पे स्ट्रेंथ निकल के आएगी यहाँ पे कंप्रेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ आपको। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, क्या है ये हमारे पास, पी लोड अप्लाई करा था हम लोगों ने ना, लोड, और क्या कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, पर यूनिट एरिया में अप्लाई कर रहा है, पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया एट विच, जिस पे क्या कर जाए हमारा अनकन्फाइंड सैंपल क्या कर जाए, फेल कर जाए, एट विच अनकन्फाइंड 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 सॉइल सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डिमेंशन। इसका कोई स्टैंडर्ड डिमेंशन होगा ना जब हम इसको टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डिमेंशन क्या कर जाए, फेल्स इन सिंपल कंप्रेशन टेस्ट, इन सिंपल कंप्रेशन टेस्ट। किसमें फेल करेगा ये, जब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, सिंपल कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। तो कंप्रेसिव टेस्ट मशीन आप सबने देखी है कैसे करते हैं, सिंपल कंप्रेशन टेस्ट। तो इसका प्रोसीजर सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। आपके पास एक अनकन्फाइंड सैंपल था जो चारों तरफ से हमारे क्या होता है, हमने बांधा नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। तो कितने भी एरिया पे करेंगे, पर यूनिट एरिया पे लोड अप्लाई करेंगे, और लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये जो अनकन्फाइंड सेल सैंपल है ये क्या करेगा, फेल करेगा। और जब ये फेल करेगा तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ अब निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यही हमारा यहाँ पे टॉपिक था। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे एक टेबल देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए हमारा जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी रहती है। तो टेबल देखेंगे यहाँ पे। तो टेबल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ आ जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंसी, उसके बाद में आ जाएगा सॉइल, उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉइल डिस्क्रिप्शन लिख लो यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, इसके साथ में आ जाएगा मेरे पास आईसी। आईसी क्या होता है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कल ही पढ़ाया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आईएल, सॉइल के लिए देखेंगे आईएल क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है। तो आप सबको मुझे बताना है यहाँ पे कि जो मेरा यहाँ पे आईसी और आईएल है, इसके एक और भी नाम बताए थे कल मैंने आपको। तो यहाँ पे लोड कितने में लग रहा है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ मैं, सॉइल की डिस्क्रिप्शन है हमारी, यहाँ पे आईसी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बीच में आईएल और साथ में आगे क्या आ जाएगा, यूसीएस की आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की, तो कहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड, अगर हमारा क्या है, लिक्विड है
तो सॉइल कैसी होगी हमारी, कंसिस्टेंसी कौन सी है, यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सॉइल की डिस्क्रिप्शन सॉइल भी क्या होगी, लिक्विड होगी। ऑब्वियस है कि अगर कंसिस्टेंसी क्या है, लिक्विड में है, तो सॉइल भी हमारी की उस स्टेज में सॉइल कैसी होगी, लिक्विड ही होगी। लिक्विड के लिए आईसी की वैल्यू कल ही मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, लेस देन 0 होती है। और आईएल की क्या होती है, इसका उल्टा होती है, तो ग्रेटर देन 1 होगी। क्योंकि ऐसा क्यों है, कल मैंने आपको बताया था आईसी प्लस आईएल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये 0 आ रही है तो ये 1 आएगी, ठीक है। और यूसीएस क्या आएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास लिक्विड है, सॉइल क्या है, बिल्कुल लिक्विड स्टेज में है, तो उसके ऊपर क्या, जब हम लोग कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे अप्लाई करेंगे, लोड तो अप्लाई होगा ही नहीं, तो इसलिए कुछ आएगी ही नहीं। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं प्लास्टिक के लिए। जब कंसिस्टेंसी क्या होगी, प्लास्टिक होगी। तो सॉइल की डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूँ तो सॉइल कैसी हो सकती है, प्लास्टिक में सॉइल हो सकती है वेरी सॉफ्ट, सॉइल हमारी कैसी हो सकती है, वेरी सॉफ्ट हो सकती है। उसके बाद में सॉफ्ट हो सकती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मीडियम स्टिफ होगी, मीडियम स्टिफ। मीडियम स्टिफ के बाद में अगर बात करूँ तो क्या हो सकती है, स्टिफ हो सकती है। तो ये 4 केस किसके बनते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक के बनते हैं, वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ और स्टिफ। अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू, आईसी की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वेरी सॉफ्ट के लिए कितनी होती है, 0 से लेके 0.25 तक। सॉफ्ट के लिए कितनी होती है, 0.25 से लेके 0.50 तक, 0.50 तक होती है। मीडियम स्टिफ के लिए कितनी होती है, 0.50 से लेके हमारे पास कितने तक आती है, 0.75 तक होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, जो हमारे पास स्टिफ होती है, तो स्टिफ के लिए कितनी होगी, 0.75 से लेके 1 तक होगी। अब यहाँ पे अगर आपको आईसी की वैल्यू पता है ना, आईएल की वैल्यू आप खुद से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आईसी प्लस आईएल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ये 0 है तो ये वाली 0 आ रही है, तो ये वाली क्या होगी, 1 बनाना ना इसको, तो ये 1 होगी, ये 1 हो गई। अब यहाँ पे जो 0.25 है, 1 बनाना, तो यहाँ पे 0.75 होगा, तो 1 से लेके 0.75, यहाँ पे 0.75, 1 बनाते चलो सबको, यहाँ पे 0.50, इसको ऐड कर लो 0.75 प्लस 0.25, तो 1 हो गया। इसको ऐड करोगे ये भी 1 हो गया, 0.50 तो 0.25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.25 टू 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं के लिए देखते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू, यहाँ पे यूसीएस की। तो ये कितनी होती है, 0 से लेके 0.25 होती है। उसके बाद में 0.25 से लेके हमारे पास 0.50 तक होती है। उसके बाद में 0.50 से लेके 1 तक होती है। ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए ये। तो ये कितनी होती है, 1 से लेके 2 तक होती है। तो यहाँ पे ये चारों के लिए वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की। तो सेमी सॉलिड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरी स्टिफ टू हार्ड। सॉइल क्या होगी, वेरी स्टिफ से, स्टिफ था ना, वेरी स्टिफ टू हार्ड होगी, हार्ड। तो क्या आएगा यहाँ पे, वेरी स्टिफ टू हार्ड के लिए आईसी की वैल्यू कल ही आपको बताया था कितनी होती है, सॉलिड सेमी सॉलिड के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, और सॉलिड के लिए भी ग्रेटर देन 1 होती थी, तो ये लेस देन 0 होगी। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 2 से 4 होगी। सेम यहाँ पे सॉलिड के लिए बताऊँगा अगर मैं आपको, तो सॉलिड में सॉलिड क्या होगी, हार्ड से वेरी हार्ड होगी, हार्ड टू वेरी हार्ड। तो क्या रहेगा इसके लिए, देखिएगा इसकी वैल्यू तो सेम यही रहेगी। कल यहाँ पे हमने दोनों स्टेज के लिए देखा था, ग्रेटर देन 1 रहती है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन सॉरी, अगर ये 1 है तो ये 0 होगी, तभी तो इन दोनों को ऐड करके 1 होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो ग्रेटर देन 4 रहेगी। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इनको मैं सेपरेट कर देता हूँ लिमिट के हिसाब से, ये देखिएगा।
तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसमें जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको डिट्टो इसी तरीके से याद होनी चाहिए। इनको आप मगअप कर लीजिए, जैसे करना चाहते हैं कर लीजिए। और ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे अगर हमारी प्लास्टिक है, सेमी सॉलिड है, स्टिफ के लिए मेन यहाँ पे प्लास्टिक है। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टफनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स। अब टफनेस इंडेक्स क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी सॉइल कितनी टफ है। क्या बताएगा कि हमारी सॉइल कितनी टफ है, ये क्या बताएगा, टफनेस इंडेक्स बताएगा। सॉइल टफ कितनी है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये अगर ये बता रहा है हमें कि हमारी सॉइल कितनी टफ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो टफनेस इंडेक्स होता है ये हमें क्या सिग्निफिकेंस देता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका सिग्निफिकेंस ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्योंकि ये टफनेस बता रहा है सॉइल कितनी टफ है, इसका मतलब यही हुआ कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताएगा ये हमें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि किस पे बताएगा, प्लास्टिक लिमिट पे बताएगा, एट प्लास्टिक लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, एट प्लास्टिक लिमिट। इस चीज़ को ध्यान रखना आपने कि जो टफनेस इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है शेयर स्ट्रेंथ बताता है सॉइल की किस पे, प्लास्टिक लिमिट पे बताता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको लिखवा दी यहाँ पे। अब टफनेस इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे IT से, ठीक है। अब यहाँ पे IT, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे टफनेस इंडेक्स का, IT क्या हो जाएगा यहाँ पे, IT इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IF। अब IF क्या होता है यहाँ पे और IT क्या होता है, IP क्या होता है, हमारा प्लास्टिक इंडेक्स होता है। क्या होता है ये, प्लास्टिक इंडेक्स होता है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास। प्लास्टिक इंडेक्स मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो ये क्या होता है हमारे पास, लिख लीजिएगा यहाँ पे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हमारा क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है। और IF क्या होता है हमारा यहाँ पे, फ्लो इंडेक्स होता है। क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है। अब ये फ्लो इंडेक्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है ये, अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स पढ़े थे जब, तब मैंने आपको जब फ्लो कर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था फ्लो इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली ये स्लोप होता है किसकी, फ्लो कर्व की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। क्या बताता है, बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ के रेट के बारे में बताता है, उसके लॉस के बारे में, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो जो हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ में जो क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ में कमी होगी उसके रेट में। तो वो कौन बताएगा हमें, फ्लो इंडेक्स बताता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे, जो फ्लो इंडेक्स होता है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, शेयर स्ट्रेंथ के, शेयर स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पे अगर ये इन्वर्सली है तो शेयर स्ट्रेंथ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे टफनेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेंथ के। ये हमें बताएगा कि प्लास्टिक लिमिट पे हमारी शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है सॉइल की। अब ये आपको पता चल गया क्यों बताएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लो इंडेक्स क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इन्वर्सली है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें शेयर स्ट्रेंथ के बारे में क्यों बताता है, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लो इंडेक्स के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लो इंडेक्स की, यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ सॉइल है हमारी, मोस्ट ऑफ सॉइल हैव IT बिटवीन, टफनेस इंडेक्स मोस्ट ऑफ सॉइल के लिए कितना होता है, बिटवीन 0 to 3 होता है, 0 to 3।
मोस्ट ऑफ सॉइल के लिए हमारा जो टफनेस इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 0 से 3 होता है। तो आपको पूछा जा सकता है टफनेस इंडेक्स की जनरल रेंज, तो वो 0 से 3 के बीच में वेरी करता है यहाँ पे हमारा। और इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास कौन सी सॉइल होती है, क्रस्ट सॉइल हो गई, जो क्रस्ट सॉइल हो गई हमारे पास, जहाँ हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्रैम्बल सॉइल जो होती है हमारे पास सॉइल, इनका जो हमारा क्या होता है, इनके लिए जो हमारा फ्लो इंडेक्स होता है यहाँ पे, सॉरी क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है, तो ये कितना होता है, <<1 होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो टफनेस इंडेक्स है क्रस्ट सॉइल के लिए, क्रम्बल सॉइल के लिए, तो ये कितना होता है, <1 रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को, इसके डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन किसका, ऑर्गेनिक सॉइल OS एंड इनऑर्गेनिक सॉइल IS। तो इसका हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड लिमिट के बेसिस पे ही हर एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, तो जो मेरी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है यहाँ पे, ऑर्गेनिक सॉइल का ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो वोल्केनिक ओरिजिन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिक सॉइल इनकी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉइल की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। ऑर्गेनिक सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है हमें क्या देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जनरली क्या होती है, ग्रेटर देन होती है ये 50% से। हाई वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट, एक चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, और एंड देयर प्लास्टिक लिमिट। अगर इसकी मैं प्लास्टिक लिमिट की बात करूं, प्लास्टिक लिमिट इज कंपैरेटिवली मोर होगी, कंपैरेटिवली ये भी क्या होगी, मोर होगी। प्लास्टिक लिमिट भी हमें ये क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें कम देखने को मिलती है, वो क्या, बट इसका जो IP है, IP क्या होता है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या देखने को मिलेगा, IP वेरी लेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसमें हमें लिक्विड लिमिट जो है उसकी हाई वैल्यू देखने को मिलेगी, प्लास्टिसिटी जो लिमिट है प्लास्टिक लिमिट की भी कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, और IP की वैल्यू हमें यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी। ये होगी ऑर्गेनिक की बात। अब अगर यहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो इनऑर्गेनिक में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा इनऑर्गेनिक सॉइल में, ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारी क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, जिसका जो ओरिजिन होता है वोल्केनिक ओरिजिन नहीं होता इसका, तो वो क्या होती है, हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है यहाँ पे। बाकी मैंने ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल जब हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर लिए हैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, कैसे बनती है, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट, इसकी जो लिक्विड रेयरली एस वैल्यू ग्रेटर देन 100%। तो जो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है इसकी जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू रेयरली है कि क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 100% से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक क्ले है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, ये भी लिखवा देता हूँ, फॉर ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, अगर हमारे पास कौन सी क्ले है, ऑर्गेनिक क्ले है, उसकी अगर मैं लिक्विड लिमिट की बात करूं, लिक्विड लिमिट,
ऑर्गेनिक क्ले की लिक्विड लिमिट जब हम क्या करते हैं उसको ओवन ड्राइड सैंपल हो ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल, ओवन ड्राइड सैंपल, तो ये क्या होगा इज 0.7 टाइम्स क्या होता है, लेस होता है, किससे, लेस देन द लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट ऑफ एयर ड्राइड सैंपल से, एयर ड्राइड सैंपल। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक क्ले है, अगर मैं क्या करता हूँ उसको ओवन ड्राई करता हूँ तो जो उसकी लिक्विड लिमिट निकल के आएगी वो 0.7 टाइम्स कम होगी अगर उसी सैंपल की लिक्विड लिमिट निकालता हूँ मैं एयर ड्राई करके। तो दोनों की चीज़ों का आपको पता चल गया कि ओवन ड्राई और एयर ड्राई करने में क्या हमारा जो इसका डिफरेंस आ रहा है लिक्विड लिमिट का कितना कम आ रहा है। तो ये आपको पूछा जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक क्ले है उसको हम लोग क्या करते हैं ओवन ड्राई करते हैं तो वो कितनी उसकी लिक्विड लिमिट कितनी कम होती है, अगर उसी सैंपल को हम लोग क्या करें हमारा जो है एयर ड्राइड करें तो कितनी कम होती है, 0.7 टाइम्स कम होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, एयर ड्राइड सैंपल सैंपल, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं किसके ऊपर, टफनेस इंडेक्स के ऊपर, कि टफनेस जो हमने टफनेस इंडेक्स पढ़ा है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास द लिक्विड लिमिट ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ soil sample is 45%। लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल कितनी है 45%। एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल इज 15%। प्लास्टिक लिमिट कितनी है हमारे पास 15% है। यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट, क्या हमारे पास लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल इज 15% एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल इज 15%। एंड और क्या चाहिए, इफ द फ्लो इंडेक्स इज कितना फ्लो इंडेक्स हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्लो इंडेक्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे हम दे देते हैं 10% दे दो, फ्लो इंडेक्स इज 10%, ठीक है। देन फाइंड इट्स, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईपी की, प्लास्टिक इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आईपी क्या होता है हमारा यहाँ पे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है यहाँ पे 45% दे रखी है, 45% माइनस यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट की बात करूँ तो 15% दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 30% निकल के आ जाएगा। तो हमारा आईपी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, निकल के कितनी आ रही है 30% आ रही है। और इसी के साथ यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्लो इंडेक्स जो है IF जो है, फ्लो इंडेक्स कितना दे रखा है हमें 10% दे रखा है। और हमें पूछा क्या जा रहा है, टफनेस इंडेक्स पूछा जा रहा है, IT पूछा जा रहा है। टफनेस इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाई फ्लो इंडेक्स, IP डिवाइडेड बाई IF होता है हमारे पास। तो जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 30% डिवाइडेड बाई 10%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फ्लो इंडेक्स निकल के आ रहा है यहाँ पे, सॉरी
हमारे पास टफनेस इंडेक्स निकल के आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3% निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि टफनेस इंडेक्स फाइंड करो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं। फ्लो इंडेक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप 3% यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया है, जो हमारा टफनेस इंडेक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।